कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का जो एग्जाम होने वाला है 18 और 20 फरवरी को इकोनॉमिक्स का, उसका टॉप मोस्ट वीबीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इस बार के मॉडल पेपर में दिया गया, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को जरूर समझते चलिएगा और उसको नोट करके जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आया था उसका भी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन फुल डिटेल के साथ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो उससे पूछे जा सकते हैं वो मैंने बना के अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे। तो यहां पे देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं खंड अ का जो है मैंने एक सीरीज बना दिया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, इसलिए यहां जो आप लोग देख रहे हैं टोटल 7 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैंने करा दिया है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं खंड ब का यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने अंक मिलने वाले हैं? 3 अंक मिलने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 6, ठीक है, करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 करना है, लेकिन यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया गया, यानी 6 इंटू, अगर बात करें 6 इंटू 3 यानी 18 नंबर जो है इस सेक्शन से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। टोटल यहां देख सकते हैं 9 नंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और यहां पे और एक दिया हुआ है आपका 15 और 16। ठीक है, इसमें से आपको 6 क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, 18 मार्क्स के लिए। तो आपका सारा जितना भी क्वेश्चन है, हालांकि 6 करना है, लेकिन मैं सारा का सारा यहाँ पे बताने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझते चलिएगा। प्लीज आप लोग अगर इस चैनल पे चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का लगातार वीडियोस आते रहे, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और इतना तो हेल्प कर सकते हैं, आप लोग के लिए मदद कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1 से लेकर दोस्तों 8 तक जो है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में 2 मार्क्स का जो था वो मैंने अपलोड कर दिया है इससे पिछले वीडियो में, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। यहां से 9 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो 3 मार्क्स के लिए, टोटल 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी आपका 6 या 18 आपका कंप्लीट होगा इस सेक्शन से। तो एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, संतुलन को परिभाषित करें। किस स्थिति में बाजार को संतुलन अवस्था में कहा जाता है? Define equilibrium, in which case is the market said to be in equilibrium state। तो पहले संतुलन का परिभाषा लिखेंगे। संतुलन से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां मांगी गई तथा पूर्ति की गई मात्रा क्या होता है? समान होती है। मांगी गई मात्रा और पूर्ति की मात्रा क्या होती है? वहां पे आपका समान होती है। अन्य शब्दों में बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां अधिमांग और अधिपूर्ति क्या होता है? आपका शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड्स आर इक्वल। इन अदर वर्ड्स, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन ऑफ 0 एक्सेस डिमांड एंड 0 एक्सेस सप्लाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा टेलीग्राम और यहाँ पे इंस्टा का आईडी, यहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो है आप लोग को कोई भी वीडियोस पीडीएफ से नोट्स हो वहाँ आपको मिल जाएगा। पहला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें और एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में और एक चीज पूछा गया था, किस स्थिति में बाजार को संतुलन अवस्था में कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, किस स्थिति में कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्या, जब किसी वस्तु या सेवा की मांग या और आपूर्ति आपस में बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं बाजार संतुलन की स्थिति में है। इस स्थिति में बाजार में कोई अतिरिक्त मांग या आपका आपूर्ति नहीं होती है। ठीक है, तो बाजार संतुलन की स्थिति में क्या क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। 3 मार्क्स के लिए तो कम से कम 3 या 4 भी लिखिएगा तो अच्छी बात है। तो बाजार में जो होता है क्या, मांग और आपूर्ति, इस सिचुएशन के लिए बाजार में मांग और आपूर्ति लगातार होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। दूसरा, बाजार में कोई अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होती है। तीसरा स्थिति क्या होगा, बाजार में निर्धारित कीमत को संतुलित कीमत कहते हैं। चौथा, बाजार में निर्धारित मात्रा को संतुलित मात्रा कहते हैं। ये चारों पॉइंट आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी वही बात लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन केस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इन द मार्केट, देयर इज नो एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, द प्राइस डिटरमाइंड इन द मार्केट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, द क्वांटिटी डिटरमाइंड इन द मार्केट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा।
तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यह बताता है कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करता है वैसे वैसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम एक मनोवृत्तिक नियम है। इस नियम के अनुसार कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है तथा सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। इस चीज को याद कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी इसका आंसर को लिख दिया गया। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या लिखा है उसके बारे में, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर हैज मोर एंड मोर कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 मार्क्स के लिए तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूं। ठीक है, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र से स्पष्ट करिए। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम, इलस्ट्रेट विथ डायग्राम। तो बाजार संतुलन से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, याद रखिएगा, जहां वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा पूर्ति की गई मात्रा क्या होती है, समान होती है। अन्य शब्दों में बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां अधिमांग और अधिपूर्ति जो होता है आपका शून्य होती है। ये मैंने बता दिया। ठीक है, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है। मार्केट इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड्स आर इक्वल। इन अदर वर्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन ऑफ जीरो एक्सेस डिमांड एंड जीरो एक्सेस सप्लाई। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसको बोला गया है कि रेखा चित्र से स्पष्ट करिए, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। 5 मार्क्स के लिए भी आता है आपका, यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए भी। अब दोस्तों हम लोग इसको जो है यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि हम लोग को डायग्राम कैसे बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस, यहाँ डिमांड यानी मांग, और यहाँ सप्लाई यानी पूर्ति। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि मांग का नियम को, मांग का नियम क्या बताता है, मांग का नियम जो है कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है, इनवर्स रिलेशन को बताता है। कैसे बताता है, जब किसी वस्तु की कीमत जो है क्या जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो मांग घटती जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उल्टा बताता है ना। तो मांग का नियम, जैसे 10 रुपया है तो हम 500 मात्रा मांग रहे थे, फिर 20 हुआ तो देखिए दाम बढ़ने से क्या हो गया, मात्रा खरीदना लोगों ने कम कर दिया, 400 हो गया। फिर 30 हुआ तो 300, फिर 40 हुआ तो और घटा 200, फिर 50 हो गया तो और भी घट गया, 100 में आ गया। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ा मांग वैसे वैसे क्या होते गया, कम होते गया, है ना। तो ये है मांग का नियम। ठीक है, अब उसी तरह से पूर्ति का नियम के लिए यहाँ पे उल्टा होता है सप्लाई वाला में। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा वैसे वैसे पूर्ति क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी मांग का नियम में देखिए कीमत और आपका मात्रा में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है ना, यानी इनवर्स रिलेशन होता है। जबकि कीमत और सप्लाई यानी पूर्ति में क्या होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा वैसे वैसे पूर्ति भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए 10 है तो हम 10 जब रुपया था तो हम 100 ही जो है वहां पे पूर्ति कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 20 हुआ तो और ज्यादा हम लोग पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा रेट बढ़ेगा, ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। 30 रुपया बढ़ा तो और ज़्यादा कर दिए, 40 रुपया हुआ तो और ज़्यादा कर दिए, 50 रुपया हुआ तो और ज़्यादा पूर्ति कर दिए, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट संबंध है, कीमत जितना बढ़ेगा उतना पूर्ति भी बढ़ेगा। ठीक है, कीमत घटेगा उतना पूर्ति घटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला जो सिचुएशन है, यहाँ देखिए पूर्ति क्या है, दाम सेम है, 10 रुपये रखे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन में देखिए कि जब 10 रुपया है तो यहाँ मांग ज़्यादा है और पूर्ति क्या है, कम है। यानी मांग क्या है, ज़्यादा है, पूर्ति कम है। यहाँ पे भी देखिए 200 रुपया है तब मांग ज़्यादा है, ठीक है, और पूर्ति यहाँ पे क्या है, पूर्ति कम है। ठीक है, तो जब मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो तो यानी कौन ज़्यादा है, यहाँ पे आपका मांग ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है इस सिचुएशन में, पूर्ति से मांग ज़्यादा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अधिमांग। क्या बोलते हैं, अधिमांग, यानी एक्सेस डिमांड बोलेंगे। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पे मांगी गई मात्रा और पूर्ति दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। देखिए है ना, D बराबर S, जितना आपका डिमांड है उतना ही ज़्यादा सप्लाई भी हो रहा है। तो यही सिचुएशन जो सिचुएशन बनता है, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी आपका यहाँ पे संतुलन बिंदु, इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा इसके बाद कि जहाँ पे आपको देखिए डिमांड कम दिखेगा और सप्लाई क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। कौन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई आपका ज़्यादा हो रहा है, पूर्ति ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं अधिपूर्ति, यानी एक्सेस सप्लाई कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट्स। अब आप लोग डायग्राम को देख लीजिए। मांग वक्र देख रहे हैं कैसा, ऊपर से नीचे की ओर आती है ना, ढाल,
और सप्लाई इस तरह से, सप्लाई का जो होता है जो वक्र होता है कुछ इस तरह से होता है, कर्व, ठीक है। तो ये हो गया डिमांड का और ये हो गया सप्लाई का। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, बाजार संतुलन जो है यहाँ पे उसका आरेख हम लोग खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खींच दिए, जैसे जैसे हमने बताया था कि पहले 0 था, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, फिर 50 तक लिए थे। तो जब पहले कितना था दोस्तों, ये डिमांड लाइन है ना, इसको देखते पहले जब 10 रुपया था तो हम लोग जो है कितना मात्रा खरीद रहे थे, यहाँ पे कम था ना तो 500। जैसे 20 रुपया हुआ तो और कम हो गया, 400 हो गया, 30 हुआ तो 300, 40 हुआ तो यहाँ पे 200 और 50 हुआ तो यहाँ 100, ठीक है। ये था मांग का, ठीक है, मांग का नियम। मांग के हिसाब से ये लाइन ड्रॉ कर दिए, इसको डी और डी लाइन से इस वक्र को शो करेंगे, मांग का वक्र को, ठीक है। अब पूर्ति का बात कर रहे थे, जैसे जैसे पूर्ति देखिए 10 रुपया था तो यहाँ पे 100 ही बढ़ रहा था, फिर 20 हुआ तो 200 बढ़ा, 30 हुआ तो 300, 40 हुआ तो यहाँ पे 400, 50 हुआ तो 500। तो ये है पूर्ति वक्र। जैसे जैसे कीमत बढ़ा पूर्ति भी बढ़ता गया, ठीक है। तो इसको हम लोग सप्लाई वक्र यानी पूर्ति वक्र के हिसाब से दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसा था जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहा है, एक बिंदु ऐसा है जहाँ दोनों आपस में मिल रहा है, ठीक है। वो कौन सा बिंदु है, जहाँ मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर है रही है, वो 300 वाले मात्रा पे, यानी डी बराबर एस। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी संतुलन बिंदु। ये जो ई लिखे है ना, ई का मतलब ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है यानी संतुलन बिंदु है, इसी बिंदु को कहते हैं, ठीक है। तो यही पे होता है बाजार संतुलन, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बाजार संतुलन, ठीक है। और जहाँ पे मैंने दिखाया कि मांग ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे कौन ज़्यादा है, यहाँ पे कौन ज़्यादा, कौन सा लाइन आपको आगे दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है आगे, डिमांड। तो इसको कहेंगे अधिमांग, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अधिमांग यानी एक्सेस डिमांड कहेंगे इसको। और इस सिचुएशन में देखिए आगे कौन हो गया, इस सिचुएशन में आगे हो गया पूर्ति वक्र, तो इसको हम कहेंगे अधिपूर्ति यानी एक्सेस सप्लाई। इस चीज़ को शो करिएगा डायग्राम में, जो एक एक बात बता रहे हैं। और ये वाला साइड तो आपको मालूम है कीमत है और ये आपका क्वांटिटी है, ठीक है। आप लोग के लिए ही मैंने अपना नोट्स शेयर कर दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं। जैसे ई से डिनोट किए हैं किसको, यहाँ लिख दीजिएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट को। पी जो दिखाया है पी करके स्टार, यानी ये प्राइस है ना, संतुलित कीमत है ना। देखिए ये है संतुलित कीमत, 30 रुपया जो कीमत है, 30 रुपया कीमत रखने पर मेरा मांग में भी और सप्लाई दोनों आपस में क्या है, इस सिचुएशन में बराबर है। मांग और पूर्ति 30 रुपये की कीमत पर क्या है, जो है बराबर है, ना तो अधिक है मांग ना तो पूर्ति अधिक है, दोनों ही आपस में बराबर है। तो इस 30 रुपया का रखने के वजह से, तो यही क्या है मेरा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस यानी संतुलित कीमत। जो संतुलित कीमत का आगे क्वेश्चन होगा तो इसी तरह से डायग्राम में बना के आप दिखा सकते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग संतुलित कीमत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यू स्टार दिए हैं यहाँ पे, तो 300 रुपया वाला जब कीमत हुआ था दोस्तों, यहाँ पे हम दिखाए थे आप लोग, है ना, यहाँ पे दिखाया था ना कि 300 का जो मात्रा हुआ था, यहाँ पे मांग भी 300 और पूर्ति भी 300, ठीक है। तो ये सिचुएशन में मात्रा, इस मात्रा पे क्या है आपका बराबर है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं संतुलन मात्रा, इसलिए हम ये 300 की मात्रा जो है आपका संतुलित मात्रा है यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। और ये तो लाइन बता दिए, इसको हम कहेंगे, ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं यहाँ पे सप्लाई आगे है तो आपका ये हो गया अधिपूर्ति यानी एक्सेस आपका सप्लाई हो जाएगा। और नीचे वाला ए और बी जो लाइन देख रहे हैं, देखिए इस तरह से लिखिएगा जरूर, ए और बी जो लाइन देख रहे हैं वो है आपका क्या, यहाँ पे एक्सेस डिमांड यानी अधि मांग है, ठीक है, लिख दिए। तो इस तरह से आप लोग बना दीजिएगा तो आपको 3 मार्क्स भी मिल जाएगा, और 5 मार्क्स आए तो 5 मार्क्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, आशा करते हैं आप लोग को ऐसे डिटेल के साथ मैंने अलग से मेहनत करके अपना सारा नोट सारा समय आप लोग को लिए दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आप लोग से भी आशा करते हैं कि पिछले साल के जैसा आप लोग भी सपोर्ट करें इस चैनल को। पिछले साल बहुत सपोर्ट मिला था, बहुत प्यार मिला था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा निराशा हो जाता है। फिर भी मैं अपने तरफ से बेस्ट देने का आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ईमानदारी के साथ। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, क्या दिया है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। यह राष्ट्रीय सकल उत्पाद से किस प्रकार भिन्न है। डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी कहते हैं, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित समय अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं यानी फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विस का क्या है, मौद्रिक मूल्य है, मॉनेटरी वैल्यू है। यह किसी देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का क्या बताता है, एक व्यापक माप है, याद रखिएगा, ठीक है।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ भाग उन विदेशियों की उत्पादक सेवाओं के परिणाम हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके देश की कुल संपत्ति में कुछ भाग का उत्पादन किया है। ठीक है, इसमें हम लोग शामिल करते हैं, इसको याद रखिएगा। हम लोग अभी जीडीपी का ये बात करें। ठीक है, इस जो लाइन पढ़े इसका मतलब भी मैंने लिख दिया, हालांकि ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, आप लोग के समझने के लिए लिख दिए। ठीक है, इसका जो अभी पढ़ा उसको सामान्य भाषा में यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया। इसका मतलब यह है कि उत्पादन जो है अपने देश का, ये जो हमारा देश है उसकी सीमा के भीतर होना चाहिए। प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, अपने देश के सीमा के भीतर होना चाहिए। इसमें इस बात पर बल नहीं दिया जाता कि उत्पादन किसी विदेशी द्वारा हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारे विदेशी लोग भी होते हैं ना, वो भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे देश के जो खुद के देश के निवासी हैं वो लोग भी कर रहे हैं। तो वो दोनों बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि ध्यान दिया जाता है कि देश के अंदर कितना, देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कितना उत्पादन किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें ध्यान दिया जाता है कि उत्पादन जो हो रहा है वो किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर होना चाहिए। ये किस में ध्यान दिया जाता है, जीडीपी में। और जीडीपी निकालने का सूत्र आप सबको मालूम होना चाहिए, जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये सी का मतलब हुआ उपभोग भाई, आई का मतलब हुआ निवेश, ये जो आई दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जी जो देख रहे हैं, जी का मतलब हो गया आपका सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम जो बताता है, ये बताता है आपका निर्यात और आयात के बीच के अंतर को। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स ओवर अ गिवन पीरियड एंड टाइम, यूजुअली 1 ईयर। इट इज अ ब्रॉड मेजर ऑफ अ कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, some part of this may be result of the productive service of foreigner who using their capital and technical knowledge have produced a part of the country's total output। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, सी का मतलब हो गया कंज्यूमर स्पेंडिंग, आई का मतलब हो गया बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सी का मतलब हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स माइनस एम का मतलब हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब उसमें और एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा, ये तो मैंने बता दिया किसके बारे में, जीडीपी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी के साथ ये कैसे कनेक्शन है। तो इसके परिभाषा में ही जो है जीएनपी के परिभाषा, यानी आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ही जो है आपका आंसर छिपा हुआ है इन दोनों के बीच का संबंध का। ठीक है, उसको देख लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल, यहाँ NATIONAL नेशनल प्रोडक्ट होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है। देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए गए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का कुल मौद्रिक जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, इसमें विदेशियों द्वारा देश के अंदर किया गया उत्पाद को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, अभी जस्ट हम लोग जीडीपी में क्या पढ़े कि अगर विदेशी भी हमारे देश के अंदर में उत्पादन या सेवा कर रहे हैं तो उसका जोड़ा जाएगा, लेकिन जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें हम जो विदेशी है वो अगर देश के अंदर में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको शामिल नहीं किया जाता है, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, इसको जो है यहाँ देख लीजिए, इसमें विदेशी द्वारा देश के अंदर किया गया उत्पाद जो है आपका सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जबकि भारतीयों द्वारा विदेश में, अगर कोई भारतीय है और वो विदेश में इनकम कर रहा है, कहाँ, फॉरेन में, तो हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, हमारे देश में कोई विदेशी है और प्रोडक्शन कर रहा है उसको शामिल नहीं करेंगे। हमारे देश का नागरिक है और बाहर में प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जीएनपी में यही दोनों का जो है संबंध और अंतर को बताता है। जीडीपी इक्वल्स टू विदेश में भारत द्वारा अर्जित की गई आय, और इसमें माइनस किसको करेंगे, अगर भारत का विदेशी है उसका द्वारा जो आय किया गया उसको हम लोग हटा देंगे। बाकी जीडीपी में जो जो चीज़ शामिल कर रहे थे वो सारा चीज़ रहेगा, यही संबंध है इसका। ठीक है, इसका शॉर्ट रूल देख सकते हैं, जीडीपी इक्वल्स टू एक्स माइनस एम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्स का मतलब हो गया विदेश में भारतीयों द्वारा अर्जित की गई आय, और एम डिनोट कर रहा है किसको, विदेशी द्वारा भारत में अर्जित की गई आय को। यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिए इस चीज़ को। ठीक है, देख सकते हैं। तो जीएनपी इक्वल्स टू क्या होगा, जीडीपी का जो जो चीज़ हम लोग कैलकुलेशन में लिए थे वो सारा रहेगा। इसमें खाली इनकम अर्न्ड बाय जो है इंडियंस अब्रोड, जो विदेशी हमारे भारतीय मूल के जो है वो विदेश में जाके काम कर रहे हैं तो उसको शामिल किया जाएगा, लेकिन हमारे देश के अंदर में कोई फॉरेनर अगर प्रोडक्शन कर रहा है उसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे, उसको माइनस करके हटा देंगे, क्योंकि हम लोग जीडीपी में उस चीज़ को शामिल किए थे, तो जीडीपी से उस चीज़ को क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, और जीडीपी का फॉर्मूला में ये शामिल नहीं था, इसलिए हम लोग को जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में ये ऐड करना पड़ा, किसका,
जो भारतीय अगर विदेश में इनकम कर रहे हैं उसको, ठीक है, यही चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा गया। संतुलन कीमत क्या है, रेखाचित्र बनाइए। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ड्रॉ अ डायग्राम। तो संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और पूर्ति बराबर होती है। इसे साम्य मूल्य भी कहते हैं। संतुलन कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों पर आधारित होता है। ये ऑलरेडी समझा दिए जो आपका बाजार संतुलन था उसकी परिभाषा में। इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस एट विच डिमांडेड एंड सप्लाई कमोडिटी आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई। इसको दिखा सकते हैं हम लोग, आप लोगों को तो ग्राफ बना के दिखाई दिए। ये एक ऐसा प्राइस होता है जहां पे आपका क्या होगा, जहाँ पे आपका मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए 30 रुपये के दाम पे, है ना। इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी बताया था, पी स्टार दे के वहाँ पे शो किया था ना इससे पहले डायग्राम में। तो आप लोग को खाली अगर ये रिप्रेजेंट करना है इक्विलिब्रियम प्राइस को, संतुलित कीमत को, तो आप ये डायग्राम शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाजार की परिभाषा दीजिए। उन 4 तत्वों को लिखें जिसके आधार पर बाजार को परिभाषित किया जा सकता है। डिफाइन द मार्केट, राइट डाउन द 4 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट आर डिफाइंड। तो बाजार जो है एक ऐसी क्रियाओं के संयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक क्रेता और विक्रेता जो है वस्तु के क्रय अथवा विक्रय के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो पहले का कॉन्सेप्ट क्या था, बाजार बोलने से दिमाग में आता था कि कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे अलग अलग तरीके के साउंड आएगा, भिंडी ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो, ये सारा चीज़। तो ऐसा अभी कॉन्सेप्ट हट गया जब से आपका ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे यहाँ पे देखने को मिला है। ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर हमको कुछ खाने का मन किया तो वो भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ कपड़ा अच्छा पहनने का मन किया तो भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, और वो जो होगा वो कहाँ तक आएगा, आपके द्वार तक आके आपको सामान देगा और बदले में आपसे पैसा लेगा, या फिर आप ऑनलाइन पैसा पे कर देते हैं। तो पहले जो कोई स्थान विशेष होना चाहिए था वो कॉन्सेप्ट अब मार्केट के जो डेफिनेशन है वो हट चुका है। मार्केट का डेफिनेशन में ये होता है कि जहां बायर और सेलर आपस में मिलते हो, जहां क्रेता और विक्रेता अगर आपस में मिल जाते हो और खरीद बिक्री होता हो, ठीक है, पर सेल एंड बाय होता हो, तो दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है, वहां पे मार्केट हो रहा है, ठीक है। अगर आपके द्वार में भी कोई सामान पहुंचा के जाता है और आप सामान खरीद लेते हैं तो वो भी आपका मार्केट कहलाता है, तो वही आपका मार्केट होगा। इसलिए परिभाषा में डायरेक्ट लिखना है क्या कि ऐसे क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके द्वारा क्रेता और विक्रेता जो है किसी वस्तु अथवा विक्रय के लिए एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बस संपर्क में आना चाहिए, ठीक है। ये हुआ बाजार का परिभाषा। सैमुअल्सन ने भी जो है इसी चीज को कहे, बाजार एक तंत्र है जिसके द्वारा क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु की कीमत तथा मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें पूछा गया था और भी चीज कि तत्वों के बारे में पूछा गया था, 4 तत्वों के बारे में, तो 4 तत्व लिख दीजिएगा। पहला 4 तत्वों में पहला है वस्तु होना चाहिए। अगर बाजार है तो वस्तु होगा तभी ना, तो एक वस्तु विशेष अवश्य होना चाहिए जिसे बेचा अथवा खरीदा जाता है, पहला ये होना चाहिए। मार्केट तभी होगा जब तक आपके पास अगर कोई चीज़ का डिमांड नहीं होगा, किसी चीज़ को खरीदना नहीं होगा तो आप मार्केट जो है जाके क्या करिएगा, है ना। तो वो जो मार्केट में कोई वस्तु ही होता है जो आपको आकर्षित करती है कि सामान को ये परचेज किया जाए, खरीद लिया जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स एक खरीदना और बेचना किसका होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए उसके लिए। दूसरा, खरीदने वाला और बेचने वाला होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, ठीक है। सेलर, बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए, वस्तु के क्रेता और विक्रेता अवश्य होना चाहिए। तीसरा अभी जस्ट मैंने बात किया, क्या होना चाहिए, संचार होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्रेता और विक्रेता के बीच जो है माध्यम में उपस्थित कम्युनिकेशन होना जरूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस का भी होना चाहिए, क्षेत्र अथवा स्थान का भी हम लोग बात करते हैं। जैसे आपके घर के द्वार भी है तो रोड होता है ना कि आप ऑनलाइन ऑर्डर किए तो सर मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ से आके ऑर्डर को ले लीजिए, ठीक है। तो वो कोई स्थान विशेष भी या क्षेत्र भी होना चाहिए, क्षेत्र अथवा स्थान। एक ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में संपर्क में आ सके, ठीक है। तो जो मैंने समझाया हिंदी में वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट कर लीजिएगा। काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है।
क्या क्या है मैंने बता दिया। पहला कम्युनिटी होना चाहिए, दूसरा बायर एंड सेलर होना चाहिए, तीसरा कम्युनिकेशन होना चाहिए और चौथा जो है प्लेस और एरिया होना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप लोग जो है 500 लाइक्स देते हैं तो जरूर वीडियो आएगा, लेकिन दुख की बात है कि उतना प्यार और सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में तो कम से कम देखने को मिलेगा। आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करें। ठीक है, इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग को दे दी यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट ABH, यहाँ जाके फॉलो करके आप मैसेज करके जो है अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हो दोस्तों आज के वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।